वैसे हमने फिजिक्स का मॉडल पेपर समझा दिया है, क्लास 12th का, हाई स्कूल का भी समझा दिया है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इन 2-3 दिनों में, पूरे 2-3 दिनों में ही तुम्हें, चाहे मैं रिकॉर्ड करनी पड़े क्लास है अलग अलग टाइम में, है ना, हम प्रत्येक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट से कितने प्रश्न और कैसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सा चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। परीक्षा आने वाली है तो 3-4 दिनों में हम पूरी क्लासेस दे देंगे आपको, है ना। 3-4 दिन के 2 ही दिन में बना देंगे, 2 या 3 दिन में अलग अलग रिकॉर्ड कर करके। उसके बाद हमारा तुम्हारा जो एग्ज़ाम का जो सिलसिला है बाई मोबाइल तो आप चेक करते रहें, है ना। और जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं वो बाद में जब क्लास में आए इंटरमीडिएट में तो वो देख सकते हैं। इसलिए शायद इसी मंच से हम लगातार आपको पढ़ाते रहे हैं। और सिलेबस पूरा है, कंप्लीट है। और कितने समय से हम लगातार, इसी साल नहीं हर साल, हमें याद है हम कोरोना काल में भी विद्यालय परिवार से दूर नहीं रहे, आप बच्चों को पढ़ाते रहे, है ना, पूरे सिलेबस का है। आप हर एग्ज़ाम में हम तुम्हारे साथ खड़े थे, निष्काम भावना से हमने पढ़ाया है। तो 3-4 दिन में आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे, आप सारे बच्चे उसी में देखते रहें, है ना। और पता नहीं समय का क्या होगा, लेकिन आप सबसे यही गुजारिश है कि ढंग से पढ़ें, मेहनत करें और इस विद्यालय का, अपने गांव का नाम रोशन करें। चलो हम समझा देते हैं तुम्हें, है ना। और हमने बोल दिया है सारे बच्चों से, आज बोल रहे हैं कि हमारे बाद हमारे लड़की से कोई उद्यम नहीं करेगा, वो शांत है। चलो तो फिजिक्स क्लास 12th की हम करा रहे हैं। आप पहला यूनिट आज कराएंगे वैद्युत। देखो उसमें यूनिटों के बारे में बता दूं, वैद्युत, चुंबक, लगातार रिकॉर्डेड क्लास करेंगे। 2-3 दिन में पूरे इन चीज़ों को समझा देंगे पेपर के बारे में। इसके बाद में प्रकाश, सबसे ज़्यादा जो टफ है वो प्रकाश है। हालांकि तुम्हें तो इनमें से परेशानी होती होगी, लेकिन प्रकाश यूनिट बड़ी है, सर्वाधिक, तो यहाँ दिक्कत है। आगे चलते हैं, नाभिक की एक यूनिट है। इसके बाद में छोटी सी यूनिट आ जाती है डायोड वाली। डायोड वाली जो है ये, इसमें फिक्स क्वेश्चन रहते हैं कि 2-3, या तो लॉजिक गेट से प्रश्न आ सकता है, या डायोड से पूछ सकता है, या विभव प्राचीन से। तो हम इस यूनिट की आज चर्चा करेंगे और आज 2-3-4 क्लास बना देंगे, है ना, अलग अलग टाइम में। तो आप सब देख पा रहे होंगे। और जहाँ भी जो भी तुम्हारा वेलवाई पढ़ रहा है क्लास 12th में, हाई स्कूल भी तो हमने डाल दी, तो आप सबसे शेयर करें इस चीज़ को, है ना। उसके बदले हम कुछ ले थोड़ी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, बच्चा क्या क्या पढ़े। चलो वैद्युत में पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तीव्रता, वैद्युत आवेश तीव्रता और वैद्युत उत्पादन। इसमें सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है इस मेरे अनुसार, और मेरे अनुसार का हर एग्जाम की बात बता रहा हूँ, तीव्रता में जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। और मैं इसमें बता रहा हूँ, अगर आप थ्योरी लिखें, बड़ी परिभाषा, बड़ी उसकी व्याख्या लिखें, तो आप हमें से चित्र जरूर याद रखें। इसी में तीव्रता में अच्छी स्थिति, मेरी अच्छी स्थिति, मैं बहुत परेशान हूँ लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग तीव्रता में, है ना, अच्छी स्थिति, निरक्षी। जिन बच्चों को फेल होने से डर लगता है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रत्येक चैप्टर से 8-8, 10-10 लाइन याद रखें, 1-2 चित्र सा याद रखें, आप फेल तो नहीं होंगे। अगर आपने कुछ भी किया है तो छोड़ना नहीं इसमें, है ना। तो अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है। इसमें वैद्युत बल के आगे के प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम के लिए। और थ्योरी, अगर तुम्हें बड़ा प्रश्न बना के चलना है तो जैसे वैद्युत बल है, वैद्युत बल दोनों आवेशों को विरोध बल के अनुपाती होता है, दूरी के विरोध के अनुपाती। हर एक में ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि कूलाम के नियम में आप केवल इसी चीज को पुट करते हैं। कूलाम के नियम में जरूर पुट करें, चित्र भी याद रखें, है ना।
तीव्रता में भी आप ऐसे याद रख लें कि तीव्रता में क्या होता है, किसके अनुक्रमानुपाती। बड़ा प्रश्न बनाने की कोशिश करें, प्रश्न को छोड़ें नहीं, बस मैं कह रहा हूँ। आंकिक प्रश्न में तीव्रता से प्रश्न आ सकता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण भी है इसमें, आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण भी है इसमें, लेकिन इंपोर्टेंट सर्वाधिक इसमें ये करना है ना। कूलाम का नियम तो ये छोटा सा है, बता दिया है तुम्हें। और इसमें ध्यान रखना, दो गोलों को परस्पर जब हम स्पर्श करने के बाद, इसमें इंपोर्टेंट लाइन ये है कि जब दो गोलों को हम परस्पर पास रखने के बाद दूर करते हैं तो वहां पर एवरेज ज्ञात होता है, उन आवेशों को क्या ज्ञात होता है, औसत। ये ध्यान रखना है ना भैया। तो तीव्रता इसमें ये इंपोर्टेंट है ना। अगला चैप्टर 10-20 मिनट में हम बताएंगे केवल इंपोर्टेंट, इनको बंद हो गया। चैप्टर पे आ जाते हैं वैद्युत में ही। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय और फ्लक्स। गॉस की प्रमेय का आपसे मैं निवेदन करूंगा, गॉस की प्रमेय बहुत इंपोर्टेंट है। गॉस की प्रमेय, इसमें पृष्ठ वाली चीजों को आप याद रखें। बाहर गॉस फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स है ना। गॉस की प्रमेय में आप एक चित्र जरूर याद रखें, ये तो भयंकर इंपोर्टेंट है ना। गॉस की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया तो वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स में अगर पूछेगा तो ई फाई बराबर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। तो ई का ध्यान रखना, ई का आप याद रख लेंगे कि ई क्या है और ई क्या है। इसी में एक आ जाता है स्थिति के बारे में, जैसे ई का मान दिया है 2i प्लस 2j वेक्टर, वेक्टर है इसमें, ये सब राशि 3ij है ना। तो ए का मान भी दिया होगा, इन दोनों का आपस में गुणा करने से आप वैद्युत फ्लक्स की ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। गॉस की प्रमेय से मैं लगातार कह रहा हूँ, इसमें आप एक चित्र याद रखें है ना। हालांकि 2-3 चित्र है इसके, ठीक है, आप 2 चित्र तो कम से कम कर ही लें। इसके बाद ये होता क्या है, क्या नहीं होता है ना, ये आप ध्यान रखें। इसमें भी वैद्युत फ्लक्स के बारे में ही बताया है ना। गॉस की प्रमेय यहाँ इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। गॉस की प्रमेय इंपोर्टेंट है भयंकर रूप से। तो 2 चैप्टर हो चुके हैं, पॉज करना तो ठीक है। आगे इसको मैं बता देता हूँ, आता है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव और धारिता। विभव धारिता, इसमें विभव में ध्यान रखें, संधारित्र के जो प्रश्न है इसका कॉम्बिनेशन भी आपको याद रखना है। पॉज करना है, प्रश्न पर आया यहाँ संधारित्र इंपोर्टेंट के संबंध की बात करें तो V बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, Q/C। ये ध्यान रखना। समांतर प्लेट संधारित्र वाला न्यूमेरिकल यहाँ इंपोर्टेंट है। इसके अगर आप एक चित्र सा और याद रख लें तो ज़्यादा बढ़िया है। कई बार थ्योरी पूछ सकता है, इसमें V का मान ध्यान रखना। V का जो मान ज्ञात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R। एक बार चेक कर लो, R इसके लिए ना, P का मतलब क्या है, विद्रुव, विद्रुव के बारे में इसको प्रदर्शित करेगा। ये R वही फॉर्मूला बन जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब चित्र के माध्यम से विभव, समपृष्ठ विभव और संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। और इसी में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में धारा का संयोजन क्या हो सकता है वो देख रहे न्यूमेरिकल। लेकिन थ्योरी के रूप में ये प्रश्न ही इंपोर्टेंट है। और ध्यान रखना 100% प्रश्न में आपको एक संधारित्र से प्रश्न बनेगा ही नहीं। संधारित्र प्लेट को बीच में रखे हैं, परावैद्युता क्या होता, तो संधारित्र प्लेट वाला, संधारित्र वाले प्रश्न को आप नोट कर लें, भयंकर इंपोर्टेंट है, 100% पेपर में पूछा जाता है। अगले पार्ट पर पहुंचते हैं। इसमें हो गया यही, इसका पकड़ बना लेनी है और इसकी विभव संयोजन के कुछ 2-3 प्रश्न करने हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, विभव का एक चित्र याद रखें और कैसे लिखते हैं थोड़ा सा ये ध्यान रखें, छोड़ना नहीं है ना।
समांतर प्लेट संधारित्र का आंसर प्रश्न आएगा ही आएगा 100%। अगले प्रश्न पर, अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं, उसको पॉज करना। कितनी मिनट होगी? तो हाँ, अभी जो चैप्टर क्या नाम था, जो विभव वाला, उसमें एक और प्रश्न मैं भूल गया हूँ, एक वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर, ये प्रश्न जो है, ये जो पॉइंट है वान डी ग्राफ जनरेटर, वान डी ग्राफ का ये चित्र आप याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है थ्योरी में। तो एक विभववाला इम्पोर्टेंट है, एक वान डी ग्राफ जनरेटर थ्योरी में, संधारित्र का आंतरिक प्रश्न इस चैप्टर से है ना। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, वैद्युत चालन और ओम का नियम। वैद्युत चालन और ओम का नियम, अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? वैद्युत चालन और ओम का नियम, वैद्युत चालन और चालन व ओम का नियम। ओम का, ओम के नियम में थ्योरी में पूछ लेता है अनओमीय परिपथ और ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, इसके बारे में थ्योरी पूछ लेता है। वैद्युत चालन में ध्यान रखना, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग संबंधित आंतरिक प्रश्न पूछा जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ओम के नियम, ओम के नियम में ध्यान रखना। ओम का नियम V बराबर IR, जो सूत्र स्थापित होता है क्लास 10 में भी है। तो इस चैप्टर में अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बारे में पूछा जाता है। धारा घनत्व, ये पॉइंट पढ़ लेंगे, ये आंतरिक प्रश्न में बन जाते हैं, है ना। अनुगमन वेग से तो आंतरिक प्रश्न लगभग आ ही जाता है, तो थ्योरी में थोड़े बहुत इसमें से पूछ लेते हैं। अगले चैप्टर में पहुंचते हैं, है ना। और प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, हाँ इसमें एक और चीज जाना है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध वाले हमें कैसे प्रश्न, प्रतिरोध वाले आंतरिक प्रश्न आ सकते हैं। इसमें आंतरिक प्रश्न में ये आ सकता है ना, और किलोवाट ऊर्जा, ये सब आ सकता है। वैद्युत शक्ति इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्लास 10 के बेस का ही है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता संबंधित पूछ सकता है। ओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ भी पूछ लेता है। अनुगमन वेग यार इसमें इम्पोर्टेंट ज्यादा है, विशिष्ट प्रतिरोध से भी प्रश्न आ जाएगा कई बार, लेकिन अनुगमन वेग इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमीय अनोमीय परिपथ इसमें थ्योरी में है, या ठीक है। अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं, पॉज कर लो। हाँ, अगला चैप्टर है, यहाँ एक प्रत्यावर्ती धारा भी है ना। तो अगला जो चैप्टर है वो है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम व वैद्युत प्रवाह। चलो, किरचॉफ के दो नियम के मैंने बता दिया है। इसमें दूसरा जो नियम है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये जो चित्र है ना, ऐसे करके इम्पोर्टेंट इसमें है ना। वैद्युत वाहक बल की भी बात होती है, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल की भी बात हो जाती है यहाँ पर। दीदी, वैद्युत वाहक बल की बात हो जाती है यहीं से। तो इसमें ये जो दूसरे नियम है किरचॉफ का, ये नियम है इम्पोर्टेंट है। रीट स्टोन से रीट स्टोन से संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये थ्योरी में इम्पोर्टेंट है, कई बार इसका न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें जो चार परिपथ होते हैं, चार जो प्रतिरोध होते हैं, क्या होते हैं, जो चार प्रतिरोध होते हैं वो एक दूसरे के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसा चित्र बनेगा थ्योरी में, ठीक है। उनकी केबल को दबाते हैं तो ऐसे धारा के मार्ग में, है ना, ऐसे धारा प्रवाहित होगी तो दो मार्गों में बढ़ जाती है, यही तो है, करा दिए। तो इसमें थ्योरी में ये आ जाता है कई बार, तो आप चित्र का याद रखें। किरचॉफ के सेकंड नियम से ये 100% हमारा प्रश्न समझ लीजिए, आगे भी प्रश्न आता है सेकंड नियम से। किरचॉफ के दो नियम हैं, आने वाली धारा जाने वाली धाराओं के लिए बराबर होती है। तो ये है किरचॉफ ने दूसरा जो नियम लागू किया है वो वैद्युत वाहक बल वाला है, V बराबर IR सभी।
ठीक है, तो ये इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में दूसरा नियम इम्पोर्टेंट है, विशिष्ट सेतु आ जाता है, एक विभव मापी, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। थ्योरी में ये थ्योरी है ना। फिर चौथा सेकंड नियम, ये आंगिक प्रश्न, ठीक है। तो ये जो वैद्युत वाली यूनिट थी इसमें मैंने तुम्हें बता दिया। अब आ जाता हूं मैं किस पर, प्रत्यावर्ती धारा। अगला इसका पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा। इस तरीके से पढ़ना है। प्रत्यावर्ती यह अस्थायी होता है, इसको तुम्हें पता है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें एक तो होता है प्रतिरोधकता और एक होती है कैसी, चलो प्रत्यावर्ती धारा पर आ जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में इम्पोर्टेंट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा में एक तो प्रतिघात क्या है, प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा। ये धारा के मार्ग में रुकावट की बात करेंगे, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जैसे हो जाए कि धारा दो प्रकार की, एक विशिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती। भैया जी ए बेटा बाल निकल यहाँ देखो ना, आप मृत्यु के बहुत करीब निकट हैं, जाते जाते तुम्हें ये पता नहीं आ रहा है। तो बढ़िया प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रत्यावर्ती धारा की बात होगी तो शब्दों का ये क्या होते हैं ना, संबंध क्या है ना, ये पूछ सकता है। और इसके अलावा इसी में पूछ सकता है क्या, इसी में क्या पूछ सकता है वो, ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछ सकता है। ये देख लो ना, ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछ सकता है, भंवर धारा है, भंवर धारा है। और आगे प्रश्न अगर आ जाता है यहाँ से तो वर्गमूल माध्य या औसत माध्य ना, ये वाला प्रश्न आंगिक प्रश्न में आ जाता है। आंगिक, इसी के साथ इस क्लास को विराम देंगे, है ना। अब और ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बस ये है कि भाई तुम बाद में कभी ये ना कहें कि हम रहे ना रहे, वो अलग बात है, लेकिन आप ये ना कहेंगे जब हमें कराया नहीं था, है ना। सबके पास समस्या तो है, अब हम तुमसे कहा गए, बस बोल दिया है हमने तुमसे मोबाइल बंद करके कि पता नहीं है हम क्या होगा भाई, नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, हमें तो पता ही है, लेकिन फिर भी नहीं पता। तो ये है पूरा चैप्टर यही है। इसके अलावा धारा की यूनिट खत्म हो गई। धारा की यूनिट में क्या क्या 100% था वो बता दिया, उसको पढ़ के जाएं 8-8, 10-10 लाख चैप्टर से, और चित्र याद रखें इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ। चलो बता, लड़की का थोड़ा सा